नमस्कार रितिका जी। लॉकडाउन 5 या कहें तो अनलॉकिंग नंबर 1 अब शुरू हो रहा है और राजस्थान में भी काफ़ी चीज़ें जो जिंदगी है उसमें जान आएगी और कामकाज शुरू होगा। लेकिन कोरोना भी बढ़ता जा रहा है और एक खबर है कि जो आज 1 जून को हम खुल रहे हैं, काफ़ी सारी गतिविधियां शुरू हो रही हैं, उसके पहले देश में सबसे ज़्यादा केस आए। लेकिन फिर भी बहरहाल जिंदगी है और कोरोना के साथ तो हमको जीना है जब तक वैक्सीन ना बने। तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली हेडलाइन से। और ये देखिए कि अब न केवल इंटर स्टेट बल्कि इंट्रा स्टेट में भी बिना पास के आ जाएंगे। टैक्सी, निजी वाहन, ऑफिस सब कुछ चलेंगे। और जयपुर में 71 दिन बाद जो शहर है, ये परकोटा वाला जो इलाका है, वो भी खुल गया है। तो इन सब पर पूरी जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। रामस्वरूप, हमें ये बताइए कि जो सेंट्रल की गाइडलाइन है, क्या वो राजस्थान सरकार ने हूबहू लागू की है या उसमें कुछ परिवर्तन है? देखिए, थोड़ा बहुत परिवर्तन है। जिस तरह से जो पाबंदियां हैं वो ज़्यादा लगाई है। केंद्र की गाइडलाइन में ये था कि 8 जून से जो है कुछ धार्मिक स्थान खुल जाएंगे और बाकी जो छूट दी जाएगी। लेकिन अभी राज्य सरकार ने जो कल नई गाइडलाइन जारी की है उसमें साफ तौर पर कहा है कि अग्रिम आदेश तक किसी भी तरह को जो धार्मिक स्थल है वो नहीं खुलेंगे। स्कूल कॉलेज के लिए भी ये कह दिया गया है कि वो फिलहाल नहीं खोले जाएंगे। तो कह सकते हैं कि ज़्यादा सावधानी बरत रही है राजस्थान सरकार पॉजिटिव केसों की संख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको देखते हुए। रामस्वरूप, ये बताइए कि जो आज बहुत अरसे बाद जयपुर की जो वॉल्ड सिटी है, जो परकोटा शहर है, वो खुल रहा है 71 दिन बाद। तो वहां पे कौन कौन सा इलाका खुला रहेगा, कौन कौन सा बंद रहेगा, कौन कौन से बाजार, खासकर यहाँ के बाजार जो बहुत मशहूर हैं, जौहरी बाजार है या चौड़ा रास्ता है, तो कौन कौन से बाजार खुले रहेंगे यहाँ पे? देखिए, जो जयपुर के परकोटे के प्रमुख बाजार हैं, जिस तरह से जौहरी बाजार हुआ, किशनपुर बाजार हुआ, चौड़ा रास्ता हुआ, वो सब आज से खुल जाएंगे। लेकिन अब पहले की तरह नहीं है। अब बदलाव ये किया गया है कि कंटेनमेंट जोन और नॉन कंटेनमेंट जोन, पूरे प्रदेश को जो है इन दो भागों में बांटा है। और जहां पर पॉजिटिव केसों की संख्या जहां ज्यादा है वहां पर ही जो है कंटेनमेंट जोन रखा है। जिस तरह से परकोटे में मान लो कि रामगंज की किसी कॉलोनी में किसी गली में जो है 1 पेशेंट है या 2 पेशेंट है, तो उस गली को या उसके आसपास की 2-3 गलियों को ही बंद रखा जा रहा है, बाकी पूरे इलाके को बंद नहीं किया जा रहा है। जयपुर शहर की परकोटे की बात करें तो 23 अलग अलग कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जहां पर जो है पाबंदियां हैं। बाकी पूरे शहर को, परकोटे को, बाजारों को सब के लिए खोल दिया गया है। अच्छा रामस्वरूप, एक खबर हम ये देख रहे थे कि जो कोरोना के लिए वॉर रूम बनाया गया था, उस वॉर रूम को बंद करना पड़ा है। वहां पे केसेज आए हैं, क्या अपडेट है उसके बारे में? देखिए, जैसा 2 दिन पहले हमने बताया था कि वॉर रूम में एक जलदाय विभाग के सीनियर अधिकारी जो वहां पर तैनात थे, तो उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। उसके बाद में 2 दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है उस फ्लोर को। इसी तरह से सचिवालय की एक और बिल्डिंग है, एसएसओ बिल्डिंग, उसमें भी एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी की मां की मृत्यु हुई थी। उसके बाद में वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी जांच में, उसको कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। तो इसलिए पहले तो पूरे शनिवार को पूरे सचिवालय की सभी बिल्डिंगों को, इमारतों को जो है सैनिटाइज किया गया। बाद में ये निर्णय लिया गया कि जिस रूम में वो आए हैं, तो सभी अधिकारियों को भी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और 2 दिन के लिए उस फ्लोर को, उस इमारत को जो है पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। रामस्वरूप, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम अगली खबर पर भी आपसे कुछ जानकारी लेंगे। खबर यह है कि एसएमएस हॉस्पिटल, जो राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है और जहां पर अब तक कोरोना पेशेंट्स का इलाज किया जाता था, सहायताएं भी मिली थी, वहां पर 1100 के करीब मरीजों का इलाज हुआ था। अब उसको कोविड का जो इलाज है वहां पर नहीं होकर कहीं और होगा। तो रामस्वरूप, हमें ये बताइए कि इसके पीछे वजह क्या है? ये एसएमएस हॉस्पिटल से कोरोना पेशेंट जो है वहां से हटाकर कहाँ ले जाए जा रहे हैं और ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, जयपुर में 2 जगह अलग और बनाई गई है जो स्पेशली कोविड-19 के इलाज के लिए रखी गई है। हालांकि शुरुआत में जो है एसएमएस अस्पताल को ही रखा गया था जांच के लिए भी और बाकी इलाज के लिए भी। लेकिन अब एक तो प्रतापनगर में जो राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी का अस्पताल खुला हुआ है वहां पर रखा गया है। दूसरा एक चरक भवन है जो एसएमएस अस्पताल की बिल्डिंग के ठीक बगल में ही है, जहां पर नेत्र रोग विभाग है और चर्म विभाग है वहां पर। और तीसरा एक महिला चिकित्सालय है। इन 3
तय किया गया है कि इन तीनों पे इस तरह का इलाज किया जाएगा। ऐसे में क्योंकि न केवल जयपुर बल्कि पूरे प्रदेश और अन्य राज्यों के भी मरीज यहाँ पर आते हैं और सभी के लिए इलाज यहाँ पर मिलता है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये सुविधा देना ज़्यादा ज़रूरी लगा डिपार्टमेंट को भी और सरकार को भी, ताकि अधिक से अधिक जो लोग हैं वो चिकित्सा सेवाओं का लाभ जो है ले पाए। रामस्वरूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एसएमएस अस्पताल से कोरोना के पेशेंट्स को जिस हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है, महात्मा गांधी अस्पताल, उसके बारे में और कुछ अन्य निजी डायग्नोस्टिक लैब्स के बारे में ये खबर है कि जिन डायग्नोस्टिक लैब्स को सैंपल कलेक्ट करने का अधिकार नहीं है, वो कोरोना वायरस की टेस्टिंग कर रहे हैं। इसमें एक तो ये एमजेनिक्स डायग्नोस्टिक्स है, इसकी ये रिपोर्ट मार्च की है, जबकि मार्च में आईसीएमआर ने किसी भी निजी डायग्नोस्टिक लैब को जांच करने का अधिकार ही नहीं दिया था। और ये जो हस्ताक्षर जिन डॉक्टर के हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये एमएससी पीएचडी है, लेकिन ये एमबीबीएस नहीं है, इसलिए इनको ये जो रिपोर्ट है इसको हस्ताक्षर करने का, इसको अधिकारित करने का कोई अधिकार ही नहीं है। और ये उसके बाद साथ में ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो महात्मा गांधी मेडिकल हॉस्पिटल का है, जहाँ पे कि कोरोना के पेशेंट्स को भेजा जा रहा है। वहाँ पे भी ये जो दो डॉक्टर हैं, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इन दोनों डॉक्टर्स के पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है और इनकी रिपोर्ट्स का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं हो सकता। तो ये बहुत गंभीर बात है कि राज्य सरकार कैसे एक ऐसे अस्पताल में जिसको जहां पर कि डॉक्टर्स जो रिपोर्ट दे रहे हैं उनको अधिकार ही नहीं है, वहां पे कोरोना पेशेंट्स को भेज रही है। और निजी अस्पतालों का क्या खेल चल रहा है उसको हमने पहले भी बात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप फ्री इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं, कि आपने फ्री जमीन ली है। और अब आप देखिए, एक ये खबर है, भाव जमीन ली पर 10 साल बाद भी नहीं बने अस्पताल, रसूख के वजन में नोटिस लगे। ये ट्रस्ट हैं बहुत सारे, जिनको हजारों स्क्वायर मीटर जमीन दी गई है और इनको ये जमीन आज से कम 20 साल पहले दी गई थी, लेकिन इसमें भी अभी तक हॉस्पिटल बनाया तक नहीं है। इलाज करना तो दूर की बात है और मुफ्त में इलाज करना दूर की बात है। इन लोगों ने जमीन ले ली लेकिन हॉस्पिटल बनाया तक नहीं है। और जब जेडीए से बात की जाती है तो उनका कहना है कि ऐसे बहुत से हॉस्पिटल हैं, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं बनाया इसके बारे में कहना जल्दबाजी होगी। यानी कि जेडीए ने जमीन दे दी, जमीन दी गई सरकार के हाथ से, हॉस्पिटल भी नहीं बना, लोगों को इलाज भी नहीं मिल रहा है और सरकार इन अस्पतालों के खिलाफ, इन ट्रस्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो मुफ्त इलाज तो दूर की बात है, एक अस्पताल की ईंट भी नहीं रखी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहत हमको मिल रही है मौसम से, लेकिन इसको हम राहत कहें या आफत, ये अलग बात है। कारण इसका ये है कि देखिए, जो गर्मी है उससे तो बहुत राहत मिली है। जो 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था, कुछ इलाकों में 45 डिग्री बना हुआ था, अब किसी भी जगह पर राजस्थान में 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि लगातार चौथे दिन आंधी, बारिश और ओले हुए। और इस मौसम में, जबकि अभी मानसून नहीं आया है, नदियों में पानी आ गया है, उफान आ गया है। नदियों में पानी इसलिए आ गया है क्योंकि राजस्थान में, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में 12मासी नदियां नहीं है। वहां पे नदी में पानी तभी आता है जब बरसात आती है, वरना ये सूखी रहती है। तो ये है। और मौसम विभाग ने कहा है कि आगे भी 1 हफ्ते तक अंधड़ और बारिश जारी रहेगी। लेकिन नुकसान इस बात का है कि अगर ये बारिश अभी हो रही है, मौसम इस तरीके से है, तो क्या मानसून बराबर आएगा, इस बात पर शंका हो जाती है। और अब अगली खबर लेते हैं। राजस्थान में एक मुसीबत और है और वो है टिड्डियों की। तो ये कहा जा रहा है कि 96,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल को ये टिड्डियां प्रभावित कर चुकी हैं। और मौजूदा समय में टिड्डियों के दल जो है छोटे छोटे, वो गंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर में मौजूद है। कल जैसलमेर में भी इन्होंने वापसी ली है। अब ये मुश्किल ये आ रही है कि टिड्डियां जो है अपने जीवन काल में 3 बार अंडे देती हैं, 80 से लेकर 120। और कृषि विशेषज्ञ बीआर कड़वा का कहना है कि अभी प्रदेश में जो टिड्डी दल आए हैं वो पीले हैं, यानी अभी उम्र के 4थे सप्ताह में है। तो जब ये भूरे खाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी
और तब मुश्किल ज्यादा भयंकर हो जाएगी। ये आने वाले 2 सप्ताह में बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि टिड्डियों का जो परिपक्व होंगी, जिन्होंने अभी अंडे दिए हैं। वैसे सरकार ने कहा कहना है कि उसने अब तक 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल जो प्रभावित हुआ है उसमें से 87,000 पर काबू पा लिया है। लेकिन ये कोई एक दिन की बात नहीं है, जैसा कि कृषि विशेषज्ञ बोल रहे हैं, आने वाले 2 हफ्ते में ये समस्या और गहराने वाली है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजगढ़ के एसएचओ ने जो आत्महत्या की थी, उसके बाद 3 और पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या की है। अब जो ये खबर है, ये पोखरण में एक कांस्टेबल ने आत्महत्या की है और ये चौथी आत्महत्या है पिछले 9 दिन में। जो राजस्थान की पुलिस फोर्स है उसके मनोबल को देखते हुए ये बहुत ही गंभीर घटना है कि पुलिसकर्मी आत्महत्या करें। हालांकि ये जो नई लेटेस्ट आत्महत्या है इसके बारे में अभी कारणों का पता नहीं लगा है, लेकिन पहले 3 जो आत्महत्या की गई थी उसमें दबाव को कारण बताया गया था, खासकर राजनीतिक दबाव को। और आज ही एक खबर और है जिसमें भीलवाड़ा के एक थाने में जो एसएचओ हैं उन्होंने कहा, स्थानीय जो भाजपा विधायक हैं उन पर दबाव करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनकी जो खनन की जो गतिविधियां अवैध, उसको रोकने की वजह से विधायक उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं बेजा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बहुत सी छूट दी थी उसमें से एक ये है कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसके लिए जो डिडक्शंस अवेल करने हैं वो 30 जून तक कर सकते हैं। वैसे 31 मार्च तक करना था, लेकिन चूंकि इस बार उस फाइनेंशियल ईयर्स में तो 3 महीने बढ़ा दिया गया, तो रिटर्न भरने की तारीख भी बढ़ाई गई है। तो उसी लिहाज से जो आप डिडक्शन है वो 30 जून तक क्लेम कर सकते हैं यदि आपने नहीं किए हैं तो आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो नया फॉर्म है उसको नोटिफाई कर दिया गया है और उसमें एक नया कॉलम भी ऐड किया गया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आप अप्रैल 1 से 30 जून तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और टैक्स पेयर जो है वो जो चूक कर गए हैं या तो उतना नहीं कर पाए जितना वो करना चाहते थे, तो उनके लिए ये एक मौका है। तो नया फॉर्म जो है इनकम टैक्स रिटर्न का वो अधिसूचित कर दिया गया है। और अब लेते हैं ये एक अगली खबर, ये है केरल से। और आप इस खबर में देखिएगा कि केरल सरकार ने एक जो छात्रा थी उसके लिए ये यात्रा का प्रबंध किया ताकि नाव चलाई ताकि वो परीक्षा दे सके। और 70 सीट की ये नाव में अकेली वो छात्रा थी 11वीं की जिसको परीक्षा देनी थी, उसके लिए ये नाव चलाई गई। और उसमें उससे जो किराया था वो भी नाम मात्र का सिर्फ 18 रुपए लिया गया। तो ये अगर सरकारें इस तरीके से ध्यान दें, देखिए आमतौर पर सरकारें कई जो स्कीम्स हैं उनको ये कहकर बंद कर देती हैं कि इसमें बहुत खर्चा आ रहा है। जो बसें चलती है तो कहा जाता है कि इन बसों में सरकार को घाटा हो रहा है। मेट्रो चलती है तो मेट्रो के किराए को लेकर कहा जाता है कि मेट्रो के किराए में घाटा हो रहा है। वास्तव में वो होता नहीं है, क्योंकि यदि कोई मेट्रो में चलता है, बस में चलता है, तो आपको उतना ही कार्बन कम होता है और आप पर्यावरण बचाते हैं, काम करते हैं। बहरहाल ये एक बहुत अच्छी खबर है, केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और बाकी सरकारें इससे सीख ले सकती हैं। तो ये थी आज की सुर्खियां। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ आगे की खबरों के लिए।